नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। विशेष क्या है? विशेष ये है कि क्या मुंबई को कभी स्लम से छुटकारा मिलेगा और क्या स्लम में रहने वालों को कभी पक्का मकान मिलेगा। मुंबई के हर हाई राइज से जो तस्वीरें आपको दिखेंगी उसमें आपको स्लम जरूर दिखेगा। स्लम फ्री मुंबई का सपना करीब 25 साल पहले दिखाया गया था, लेकिन ये सपना सपनों तक ही सिमट गया। इसकी कई वजह हैं, लेकिन एक बार फिर से मुंबई की सूरत बदलने के लिए एसआरए ने करीब 80 आर्किटेक्ट को एक साथ जोड़ा है, जो इस माथापच्ची में जुटेंगे कि कैसे मुंबई स्लम फ्री हो। लेकिन इससे पहले ही प्लानिंग हुई और फिर जो कोशिशें हुई वो कछुए की चाल से भी धीमी हुई। इसके चलते आज भी वो सवाल मुंह बाए खड़ा है कि आखिर स्लम से छुटकारा कभी मिलेगा, क्या स्लम में रहने वालों को पक्का मकान मिलेगा। आज इस टॉपिक पर होगी चर्चा, लेकिन पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मुंबई, कोई इसे सपनों का शहर कहता है, कोई माया नगरी। मगर मुंबई की स्लम बस्ती देखकर न तो ये शहर सपनों का लगता है और न माया की नगरी। और इसी मुंबई में है धारावी, जहां एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां 15 लाख से ज्यादा की आबादी है। करीब 25 साल पहले स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी बनी थी, जिसने मुंबई को स्लम फ्री बनाने के सपने दिखाए। मगर 25 साल बाद एसआरए की नाकामयाबी सबके सामने है। एसआरए अब तक सिर्फ 2.5 लाख घर ही बना पाया है, और जो भी घर एसआरए ने बनाए हैं वो भी किसी झुग्गी झोपड़ी से कम नहीं है। एसआरए के तहत सैकड़ों परियोजनाएं पर काम तो शुरू किया गया, लेकिन सालों से ये परियोजनाएं अधर में ही लटकी हैं। कई लोग तो अपने घरों की आस में अब तक वनवास काट रहे हैं। एसआरए की वेबसाइट 1481 प्रोजेक्ट पर काम जारी है, लेकिन जिसकी कई वजह है, जैसे डेवलपर का आधे में ही भाग जाना, शिकायतों की सुनवाई न होना या गड़बड़ियों का भी होना। और भी वही हाल फिलहाल में करीब 10 लाख से ज्यादा घरों की जरूरत है, और ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस जरूरत है एक सही कदम और ईमानदार सोच की, क्योंकि मुंबई में मलिन बस्तियां 37 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं, जिनमें धारावी को हटा भी दिया जाए तो 26.6 वर्ग किलोमीटर जमीन मौजूद है, और महाड़ा के साथ इस पर कुल मिलाकर 18 लाख से ज्यादा घर बनाए जा सकते हैं, जो 8-10 मंजिला हो सकते हैं, जहां खुली जगह भी हो सकती है, स्कूल भी हो सकते हैं, अस्पताल भी हो सकते हैं और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी। और इन सब के लिए एसआरए के लिए 80 से ज्यादा आर्किटेक्ट माथापच्ची कर रहे हैं। अगर इस बार इनकी सोच सही और काम में ईमानदारी और जोश रहा तो यकीनन 25 साल से नाकामयाबी झेल रहा एसआरए अपने दामन से ये दाग मिटा सकेगा। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस मुद्दे पर पूरी बातचीत करेंगे, इस मुद्दे को समझेंगे कि आखिर इतना मुश्किल क्यों है, क्या मुश्किलें हैं, और जो नई बात अब हो रही है क्या वहाँ पे उम्मीद की कोई किरण दिखती है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजीव मिश्रा, टाउन प्लानर एंड प्रिंसिपल सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मौजूद हैं। हमारे साथ राहुल ईश्वर मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, और नितिन किलावाला मौजूद हैं, जो आर्किटेक्ट हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आना चाहूँगा राजीव सर आपके पास। मुझे याद है कुछ 12 साल पहले मुंबई आया, मैंने जब कदम ही रखा था तो ये कहा गया था कि अब मुंबई को शंघाई बनाया जाएगा, और उसको लेकर पूरा प्लान जारी है। और वहाँ पे स्लम्स जो है वो एसआरए का आपने नाम सुना था, और लगता था कि बस अब दिनों दिन बिल्डिंगें खड़ी होंगी और ये स्लम में रहने वाले लोगों को एक पक्का मकान मिलेगा। ये एक पाइप ड्रीम बन के क्यों रह गया? इसके सर 3 कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात, ये जो एसआरए की पॉलिसी है, इसके तहत जो स्लम्स में रहते हैं हमारे नागरिक, उनको मुफ्त घर देने की परियोजना है। जब भी कोई चीज मुफ्त में मिलती है तब उसकी कोई कीमत नहीं होती लोगों के नजरों में, जो बिल्कुल गलत है। जब तक इन नागरिकों को पैसा स्वयं लगाने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक ये इस घर में जहाँ पे ये रहना चाहते हैं वो उसको अपना समझ के नहीं रहेंगे। वो मिला हुआ मुफ्त का समझकर जीने की कोशिश करेंगे। दूसरा ऐसा है कि ये जो मॉडल है ये लैंड शेयरिंग मॉडल के आधारित पे है, जहां पर कुछ हिस्सा लैंड का रीडेवलपमेंट के लिए यूज किया जाएगा, जिसमें इन लोगों को रहने के लिए बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, और दूसरे हिस्से में ऐसे घर बनाएंगे
जिसको बाजार में बेचा जा सके। ये जो पॉलिसी है एसआरए की पॉलिसी, इसके तहत अगर जब तक आप ये बेनिफिशियरीज के लिए घर बना के देते नहीं, तब तक आप दूसरी बिल्डिंग जो आपको बेचनी है उसकी आपको ओसी नहीं मिलती। तीसरी बात, अब जगह कम होने की वजह से जो निर्धारित जगह की जरूरत है बिल्डिंगों के बीच में, वो दिया नहीं जा सकता। इसीलिए ये घर बनते तो हैं पर ये रहने लायक नहीं बनते। और चूंकि इन लोगों की आर्थिक परिस्थिति खराब है, ऊंची इमारतों में जो बिल्डिंगों में लिफ्ट लगाई जाती, जो इलेक्ट्रिकल का खर्चा मेंटेनेंस के स्वरूप से निकलता है, वो देने की इन लोगों के पास पैसे नहीं। कुछ वर्षों बाद ये स्वयं स्लम लगने लगते हैं जो रहने लायक नहीं लगता। तो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल गलत तरीके से काम कर रही है। जहाँ पे पैसे की किल्लत है, प्लानिंग की किल्लत है और जगह की किल्लत है, इसीलिए एसआरए प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। और बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें डेवलपर लोगों ने काम आधा छोड़ के निकल जाना ही उचित समझा और दूसरे डेवलपर को ये स्कीम बेचने की सोची। और चौथी बात जो बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे लोगों को मनाना पड़ता है। जब तक 75% लोग हाँ नहीं कह देते, आपके किसी भी स्कीम को मान्यता नहीं मिलती। ये मान्यता प्राप्त करने में ही बहुत झंझट का विषयों का सामना करना पड़ता है। और इन 4 कारणों से एसआरए पॉलिसी की होते हुए भी बहुत सी बिल्डिंगें अटकी पड़ी हुई हैं। इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि जब तक एसआरए पॉलिसी में चेंजेस आएंगे तब तक लोगों को अच्छे मकान रहने के लिए मिलेंगे। और मैं समझता हूं आर्किटेक्ट लोग इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि अच्छे डिजाइन बनाकर इन लोगों को ऐसी स्कीम तैयार करके दिया जाए जो मकान रहने लायक हो, जो रहने लायक होने के बावजूद ऐसी सुविधाजनक बातें दे जो स्लम से बाहर निकलने के बाद लोगों को रहने में खुशी हो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात की है और राहुल मैं आपसे इसका जवाब लेना चाहूँगा क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप काफ़ी जाते हैं, लोगों से बात करते हैं। मेरा सवाल यही था कि क्या जिस तरीके के स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनते हैं वो ऐसे होते ही नहीं हैं कि जो स्लम्स में रह रहे हैं, देखिए वो आज चाहे कहीं स्लम्स में होंगे लेकिन वो एक सेंट्रली लोकेटेड जगह पे रहते हैं, उनका बाज़ार वहाँ होता है, उनको पता होता है आसपास वहाँ कैसे जाना है। अब आप उनको कहीं दूसरी जगह ऐसे ही ले जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग्स और जो लोकेशंस होती हैं वहाँ पे उस पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको मनाया जा सके कि ये अपना जो जहाँ वो रहे हैं, अब चाहे वो कहने को स्लम ही हो लेकिन किसी के लिए वो उसका घर है, और उससे निकल के एक नई बिल्डिंग में जाए? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार हमारा मीडिया ऐसी तरह की इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कशन में नहीं लाते। मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि ऐसी तरह की टॉपिक हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया में आए। ये स्लम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिसी के तहत हमें डीपर इंक्वायरी कर देना चाहिए कि पॉलिसी कैसे वर्कआउट होता है, वहां का पॉलिसी क्या है, प्राइसिंग क्या है, पीपल के लिए कितना बेनिफिशियल है। इसी तरह की हमारा पॉलिसी भी सिर्फ दिखावे के लिए या कहने के लिए नहीं, पॉलिसी एक डीपर लेवल का इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए। कई तरह हम यही देखते हैं कि ये पॉलिसी कई लोग बनाते हैं जो इम्प्लीमेंटेबल या प्रैक्टिकल नहीं है। इसीलिए बिल्डिंग का क्वालिटी, कई लोगों का सम्मति, कई लोगों को रीच आउट करने के तरीका, ये सब मन में रख के एक स्लम रिहैबिलिटेशन पॉलिसी प्रिपेयर कर देना चाहिए। हम सबको एक ही तरह की कहना चाहिए कि कई वर्षों में एक सक्सेसफुल नहीं रहा है, इसलिए एक डीपर इंट्रोस्पेक्शन इसमें होना चाहिए और एक रीवर्क होना चाहिए। नितिन सर, आपके पास मैं इस सवाल को लेकर आऊँगा क्योंकि ये बात दोनों राहुल ने और राजीव सर ने कही कि जिस तरीके की बिल्डिंग्स बनती हैं, जिस तरीके का आर्किटेक्चर तैयार होता है वो अक्सर उस क्वालिटी का नहीं होता। एज अ बिल्डर आपको क्या लगता है कि बिल्डरों के लिए यहाँ पे किस तरीके की रियायतें होनी चाहिए, किस तरीके का एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए कि वो, जैसे कि राजीव सर ने कहा कि वो आधे में छोड़ के भाग जाते हैं, तो ऐसा ना हो, उनको भी ये लगे कि भैया कि इस पे मुझे काम करना चाहिए, चाहे वो सरकार से मदद हो, चाहे वो किसी प्रकार की और सुविधाएं हो। कैसे इस पॉलिसी में ट्वीक करा जाए कि ये मकान बने? जैसे राजीव मिश्रा साहब ने बताया कि ये जो पॉलिसी है ना, पॉलिसी इज द मेन थिंग। अभी जो पॉलिसी है वो एक्चुअली इट बेनिफिट्स बिल्डर के लिए है इन द नेम ऑफ स्लम। तो ये तो बहुत शर्मजनक बात है
कि इन द नेम ऑफ पुअर आप बिल्डर को प्रॉफिटियरिंग करते हैं। लैंड इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरी सिटीजन। जो लैंड पे हवा, उजास, वेंटिलेशन जो है वो सभी को यूनिफॉर्मली मिलना चाहिए। अभी स्पेशली मुंबई में क्या हो रहा है कि जो एग्जिस्टिंग स्लम्स है सब 100 यूनिट होगा, तो उसको एक साथ जोड़ देते हैं, एक कोने में लगा देते हैं, देन यू हैव मल्टी स्टोरी लग्जरी टावर। आज जितने भी लग्जरी टावर्स हो रहे हैं वो सब स्लम लैंड्स के ऊपर है। सो मेरी एक ही सिंपल रिक्वेस्ट है कि जो लैंड है जहाँ स्लम्स है, मोस्ट ऑफ द लैंड जो बॉम्बे में स्लम हुए वो सब गवर्नमेंट लैंड है। और अनलाइक अदर सिटीज, अपने वहां मुंबई में स्लम्स आर नॉट इन वन कॉर्नर, एक कोने पे स्लम्स है जैसे काफी सिटियों में ऐसा होता है। यहाँ पूरा स्प्रेड आउट है। वो जूहू बीच पे भी स्लम्स है, रेसकोर्स के पास भी स्लम्स है, अंधेरे में भी स्लम्स है, कफ परेड में स्लम्स, एवरीवेयर, और सब प्राइम लैंड्स है। तो ये स्लम लैंड्स जो है उसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दीजिए। अभी आज आपको फ्लाईओवर बनाना हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड कॉस्ट इज 0, इट इज ओनली द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अभी इन बॉम्बे 10 बाय 10 का एक शैंटी होगा स्लम हाउस, उसकी कीमत है 15 लाख से 20 लाख। अब कफ परेड भी आएगा तो 25 लाख होता है, तो उसकी तो कोई खास कीमत होती नहीं है, इट इज ओनली द लैंड प्राइस। तो ये लैंड अगर आप फ्री कर डालो एंड एवरीबडी, आज की तारीख में भी स्लम ड्वेलर्स कैन अफोर्ड 15 लाख 20 लाख उन लोग दे ही रहे हैं, विच इज फॉर इनफॉर्मल सेटलमेंट। सो एक फर्स्ट क्लास गवर्नेंस रही है स्लम के अंदर। वहां भी पानी है, वहां भी इलेक्ट्रिसिटी है, बट एवरीथिंग इज इनफॉर्मल। तो जब तक आप उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं दो, जैसे मिस्टर साहब ने बताया कि इट शुड नॉट बी फ्री। घर ऐसी चीज है ना कि इट हैज टू बी डिग्निफाइड, सेंस ऑफ बिलोंगिंग उससे ही आता है। और किसी को मुफ्त में रहना नहीं है, किसी को चोरी नहीं करना है। दे वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ द एंटायर सिविक सिस्टम, दे विल आल्सो पे टैक्सेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि यू जस्ट डिसएसोसिएट रियल एस्टेट with the SRA, और SRA में स्लम हाउसिंग ऑल्सो एक्चुअली वो श्रमजनक बात है। वी शुड से पब्लिक हाउसिंग, सोशल हाउसिंग। आज ये म्हाडा, सेम म्हाडा एंड सिडको इन दिल्ली, DDA, उन लोग काफी अच्छे घर बनाते थे, LIG, MIG, HIG, इवन 3 बेडरूम हाउसेस। तो हमें अभी वो स्टेज पे वापस आना पड़ेगा। That is my main request. Another very very important thing is, अब ये भी all this planning authority जो भी है, तो उसमें एक भी experts नहीं होता। By the constitution, either chief minister or some bureaucrat, it is the helm of the affairs, or they are all bureaucrats, and उन लोग भी पता है कि ये जो board है वो short term होती है, तो there is no master planning for that, which is also बहुत important है। राजीव सर, मेरा ये आपसे सवाल था। देखिए, हिंदी में हम हमेशा कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह, और जहाँ चाह नहीं वहाँ पे काम बस टलता ही जाता है। 25 साल में 2.5 लाख घर, मतलब आप इस स्पेस को कैसे देखते हैं? आप प्राइवेट बिल्डर्स को देखिए, आप मुंबई की किसी भी सड़क के 25 साल को जाएंगे, वो बैरन लैंड्स पे, अब आप जब हाई राइज पे खड़े होते हैं तो आपको ज़मीन नहीं दिखती, आपको केवल हाई राइज टावर दिखते हैं कई जगहों पे। लेकिन जब SRA डेवलपमेंट की बात आती है तो 25 साल में 2.5 लाख घर बनते हैं। क्या ये सरकार का भी फोकस बहुत ज़्यादा नहीं रहा? क्योंकि अगर रहता तो शायद तक बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स बाकी बने हैं, जिस तरीके से रफ्तार चली है, शायद तक ये घर भी और बन जाते। सही बात है, सरकार ने इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर फंस जाता है तो उसके कारण जानने बहुत जरूरी है। देखिए, स्लम लाइक कंडीशन और स्क्वाटर सेटलमेंट में फर्क होता है। स्क्वाटर सेटलमेंट का मतलब होता है कि किसी भी जमीन को जिस पर उनका अधिकार नहीं है उसको हथियाना और उस पर अपने हिसाब से झोपड़ी बनाना। इसीलिए उनको घर देने की ख्वाहिश में उसी जगह को इंसिटू अपग्रेडेशन देके लैंड शेयरिंग मॉडल अपनाया गया है। अगर सरकार चाहती कि हर लोगों को अपना घर मिले, अच्छी तरह मिले, तो ऐसे किसी भी योजना में जहां पर
दिक्कतें आ रही हैं, सरकार खुद अपना समय देकर इसमें दखल अंदाजी जब तक नहीं करेगी, तब तक हर डेवलपर पैसे के लिए रोएगा, लोगों की सहमति के लिए रोएगा। और तीसरी बात, इसमें लिटिगेशन का भी एक सवाल आ जाता है। लोग झगड़ा करते हैं, कोर्ट में जाते हैं और काम को रुकवा देते हैं। कोई भी फाइल जिसको LOI मिलता है, लेटर ऑफ इंटेंट, उसके मिलने के बाद भी इतना समय लिटिगेशन में जाता है कि लोग मानने को तैयार नहीं होते। और जब आपको कोई भी चीज मुफ्त में मिल रही होती है तो आप ज्यादा मांगने की कोशिश करते हैं और डेवलपर को ब्लैकमेल किया जाता है। ये अपने आप में SRA पॉलिसी बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। ये गरीबों को घर देने के तहत बनाया गया है, लेकिन इसका डेवलपर लोगों ने बहुत ही अलग तरीके से फायदा उठाने की कोशिश की है। और उनको ये स्कीम, ताकि उनको काम मिले, इसीलिए ये बनाई गई है ऐसा लगता है। मुझे लगता है जब तक सरकार डेवलपर पे कम और गरीबों पे ज्यादा ध्यान देना शुरू करेगी, तब ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो डेवलपर ओरिएंटेड पॉलिसी रहेगी तो ये कभी आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये पैसों का खेल रहेगा, और जब तक ये पैसे का खेल रहेगा तब तक हर पॉलिसी जो भी आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसलिए डेवलपर ओरिएंटेड पॉलिसी को पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी बनाई जाए और SRA का फायदा सभी को मिले। जिस जगह लैंड प्राइस ज्यादा है उसी जगह SRA पॉलिसी सक्सेसफुल है। जहां पे लैंड प्राइस कम है वहां पे SRA पॉलिसी सक्सेसफुल होती नहीं। कोई डेवलपर आगे आने चाहता नहीं। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी जमीनों पर खुद SRA डेवलपर बने और खुद प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करे, ताकि गरीबों को कुछ तो अच्छी तरह रहने की सुविधा मिले, जो सरकार नहीं कर रही है। सरकार केवल रेगुलेट कर रही है, सरकार केवल परमिशन दे रही है, LOI दे रही है, बाकी सब आप जानो। इसीलिए ये आगे बढ़ नहीं पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। और राहुल, मैं आपसे इसका एक जवाब चाहता हूँ। जो बात की, एक पॉलिसी बना के छोड़ दी गई है बाजार में कि आप देखिए हमने अपना काम कर दिया है, पॉलिसी है, बिल्डर आएगा बना देगा। क्या आपको लगता है कि सरकार की तरफ से पहल ज़रूरी है? एज अ वॉचडॉग आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लगातार जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रोग्रेस है, उस पर सवाल मांगने होंगे और कई तरीके के बिल्डर्स पे प्रेशर बनाना होगा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं जाएंगे और यहाँ जाएंगे। कुछ और बेटर फोकस्ड कहते हैं हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। जरूर हैंड होल्डिंग की जरूरत है। सरकार और सिविल सोसाइटी को एक गार्ड वॉचडॉग की तरह काम करना चाहिए। सिर्फ पॉलिसी का इंटेंट सही होने से कुछ नहीं होता। पॉलिसी का एक इंटेलिजेंस है, इंप्लीमेंटेशन लेवल है, ड्यू प्रोसेस है, सुपरवाइजिंग है, चेकिंग और मॉनिटरिंग है। इसी तरह सभी पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन स्टेज है हमारा देश का सबसे बड़ा चैलेंज। अगर हम वेस्टर्न नेशन से देखो तो सिमिलर तरह की पॉलिसीज, तो वहां की बैकवर्ड कम्युनिटीज या सभी को उसी तरह की प्रोसीजर, पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन सभी को एक प्रॉम्प्टनेस है, मगर हमारी जगह में वो उसी तरह की प्रॉम्प्टनेस नहीं है। इसलिए सरकार और सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी दोनों को वॉचडॉग होने की जरूरत भी है। नितिन सर, आपसे ये सवाल था, आप ये क्या बात करेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट, आप जो वॉचडॉग की बात कर रही है, सरकार वॉचडॉग जनक, बट क्या वॉच करेंगे सर? जो बेसिक पॉलिसी फ्लॉड है उसमें सरकार एक्चुअली, अब एक इट्स अ कॉमन सेंस, 90s में जब भी 5 लाख स्लम्स थे बॉम्बे में, तभी ये पॉलिसी आई। पहले राजीव आवास योजना है, बाद में शिव साहिब पुनर्वासन प्रकल्प आया, अभी PMAY आ गया। तो जो 90s में 5 लाख था, आज वो 70 लाख हो गई। तो समथिंग इज रॉन्ग ना। आप विद गुड इंटेंशन एक पॉलिसी बनाते हो तो यू हैव टू सॉर्ट ऑफ रिव्यू इट। वो नहीं हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, ये जो पॉलिसी है ना, सरकार ऐसे मान रही है कि दिस इज वन टाइम प्रॉब्लम। जैसे कोई फ्लड विक्टिम्स होता है या अर्थक्वेक विक्टिम होता है, तो देयर आर 5000 हाउसेस टू बी डन। इट इज नॉट दैट, दिस इज इन परपेचुइटी। ये तो रहने वाला ही है। और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सबको बट लीगल डिग्निफाइड घर मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आ सकता है अगर हम लैंड प्राइस निकाल दें, बिकॉज दैट इज द मेन कंपोनेंट। आज लैंड इज द मेन रिसोर्स। आप कोई भी सिटी में जाइए, इसलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर दे देते हैं, सरकार जैसे महाड़ा इज अ बिग लैंडलॉर्ड, MBPD इज अ बिग लैंडलॉर्ड, रेलवेज इज बिग लैंडलॉर्ड, ये सब गवर्नमेंट, एयरपोर्ट भी, दे आर ऑल गवर्नमेंट एजेंसीज।
तो उनकी लाइन में ज्यादा स्लम्स है। तो अगेन आई वुड रिपीट द कुछ सेम कहना थिंग चाहते थे इस पे? अगर आप लैंड वैल्यू को थोड़ा अलग कटा ले तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज 1 BHK हाउस 500 स्क्वायर फुट एट 3000 रुपीज भी 15 लाख 20 लाख में पीपल विल बाय। और वो बाइंग सेलिंग का दूसरी चीज है, यू डोंट हैव टू हैव ओन द हाउस, आप रेंटल हाउसिंग भी कर सकते हैं ना। राजीव सर, आप इस पे आप कुछ कहना चाह रहे थे यहाँ पर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था सर, एक बार SRA पॉलिसी निर्धारित की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि जो लोग स्लम में 2000 साल तक रहते थे उनको ये मुफ्त में घर दिया जाएगा। लेकिन 2005 में ऐसी आती है पॉलिसी कि 2005 तक लोगों को फ्री दिया जाएगा। फिर 2010 में आती है पॉलिसी कि जो लोग झोपड़ी में 2010 तक रहते हैं उनको फ्री घर दिया जाएगा। तो ये जो नितिन सर बोल रहे हैं परपेचुअल ये हमेशा चलता रहेगा, तो लोग इसका फायदा उठाने की ज्यादा कोशिश करेंगे। अगर मैं बंबई में जाके किसी जगह पर अपनी झोपड़ी बांधता हूं तो आई क्वालिफाई फॉर फ्री हाउस, क्योंकि आपके शहर में ऐसी पॉलिसी है कि अगर मैं झोपड़ी बनाता हूं तो 10 साल बाद मुझे फ्री घर मिलने वाला ही है। इसको कहीं ना कहीं तो अंत करना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको अंत नहीं करेंगे, जो झोपड़ी बढ़ती रहेंगी, SRA पॉलिसी के तहत SRA की बिल्डिंग बनती रहेंगी और शहर एक SRA नगरी बनने की तहत पर बढ़ता रहेगा, जो शहर के लिए बड़ा घातक है। क्योंकि 60%, मैं दोबारा कहता हूं, कम से कम 60% जनसंख्या बंबई की स्लम कंडीशन में रहती है सर। और ये बंबई शहर और झोपड़ी बनाने की स्कीम अगर करती रही तो कुछ दिनों बाद मैं कह नहीं सकता हूं क्या हाल होने वाला है इस शहर का। यह शहर रहने लायक नहीं बचेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों को यहाँ आने के लिए रोका जाए, लेकिन ये पॉलिसी निर्धारित होनी चाहिए, कुछ समय तक ही होनी चाहिए, जिसके बाद इसका कोई किसी तहत ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है कि ये कब तक के लिए ही हो सकता है। नहीं तो SRA पॉलिसी का कोई आखिरी अंत सवाल नहीं लूंगा है, नितिन सर आपसे, ये बढ़ता ही रहेगा। नितिन सर आपसे आखिरी सवाल लूंगा। अब जो नई आर्किटेक्ट्स को बुलाया गया है SRA पॉलिसी के लिए, क्या नया होना चाहिए, किस तरीके से अब इसको मैं अप्रोच करना चाहिए कि ये अगले 25 साल बाद जब मेरी जगह कोई और एंकर स्वदेश विशेष कर रहा हो तो फिर इसी टॉपिक पे चर्चा ना हो रही हो? नहीं, ये जो मैं थोड़ा क्लेरिफाई कर डालूं, SRA ने हमें कुछ इनवाइट नहीं किया है। हम लाइक माइंडेड आर्किटेक्ट मिल रहे हैं और SRA इज वन ऑफ द मेन इश्यूज। हाउसिंग के साथ ओपन स्पेस भी है, हाउसिंग के साथ स्कूल्स भी है, हाउसिंग के साथ हॉस्पिटल्स भी है, रोड्स भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है। तो ये सब हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके कुछ पॉलिसी हम सोच रहे हैं। अभी वो सब क्या बोलते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग जो बोलते हैं, वी आर इन दैट स्टेज। एट एन एप्रोप्रिएट टाइम वी विल पुट दिस टू द अथॉरिटीज। शुक्रिया नितिन सर। राहुल ईश्वर हमारे साथ जुड़े थे लेकिन फिर वो पूरे समय तक नहीं रह पाए। और उसके बाद राजीव सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमें थोड़ी सी और जानकारी देने के लिए।